हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जॉब के रिगार्डिंग है। नाबार्ड ग्रेड ए का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो हर साल की तरह जुलाई के ही मंथ में नाबार्ड ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट हो रही है और आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। ये ऐसी नौकरी है जहाँ पे आपका मैथ बहुत वीक है, क्वांट वीक है और रीजनिंग वीक है। चूंकि ये दोनों बस 20-20 मार्क्स के आते हैं 200 मार्क्स के पेपर में से, वो भी प्रीलिम्स में, जिसका कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनता। मतलब उस जो आपके 5-6 पेपर होने वाले हैं उसके अंदर एक तो 20-20 मार्क्स का ये होगा दोनों के दोनों, और ऊपर से आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स तो काउंट होंगे बट ये दोनों नहीं होने वाले हैं और इनके मार्क्स भी कम है। तो आपका मैथ्स और रीजनिंग वीक होगा ना, डेफिनेटली बहुत अच्छी नौकरी है। सैलरी आपको पता ही है 70,000 से ऊपर सैलरी है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इसकी सैलरी 1 लाख रुपए भी हो सकती है अच्छे शहरों में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, बहुत सारी चीज़ों पर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बट नाबार्ड बहुत ही हार्ड टिपिकल एग्जामिनेशन है, बहुत हाई क्वालिटी नौकरी है, जिसकी वजह से आपको कोर्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस नौकरी को क्रैक करने के लिए, चूंकि इसका एग्जामिनेशन भी पास आने वाला है। तो यहाँ पर जो मैं कोर्स आपको यहाँ रिकमेंड करता हूँ वो है ऑलिव बोर्ड का सुपर सिलेक्शन सेल चल रहा है। वैसे भी आज ये वीडियो डाल रहा हूँ 13 तारीख को। 13 तारीख की रात को ये सेल खत्म होने वाला है। 30% का ऑफ आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं कोर्स में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं आपको। नाबार्ड के ग्रेड ए के हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो नौकरी को निकालने के लिए जरूरी है। स्पेशल आपके 2 यहाँ पे पेपर है, एग्रीकल्चर का और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ये दोनों मेन है, मैथ वैथ मेन नहीं है। इनका आपको स्पेशल लाइव क्लासेस ली जाएंगी। लाइव क्लासेस के साथ आपको जनरल अवेयरनेस का इनके नोट्स मिलेंगे। टॉपर्स आपके साथ स्ट्रेटजी बनाएंगे। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर एक सेक्शन का मॉक टेस्ट मिलेगा, ओवरऑल मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको मंथली करंट अफेयर्स के कैप्सूल मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और वीडियो क्लासेस तो हर एक टॉपिक का मिलेगा ही मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस हर चीज इसके अंदर कवर्ड आपकी होगी ही होगी। तो बहुत कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो KNIK। तो कोर्स का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला लिंक वही होगा, कूपन कोड यूज करना और आप चाहो तो अवेल कर सकते हो उस कोर्स को, जो कि बहुत अच्छा कोर्स है। हाँ, फ्री मॉक टेस्ट देने का मन है, मैं उसके लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलिव बोर्ड फ्री मॉक टेस्ट के नाम पे आप उस पर क्लिक करके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो नाबार्ड का। तो इन दोनों चीजों को आप लोग ट्राई करना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन के डिटेल्स को सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं निकला है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 16 या 17 जुलाई को निकलेगा। बट इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर चीज ऑथेंटिक 100% करेक्ट ही होगी। नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी आप लोग चेक कर लेना। कुछ एक आध चीज अगर मिसिंग होगी, कुछ चेंजेस होंगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो आज के दिन ही 12 जुलाई जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आज ही के दिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है न्यूज़पेपर में। और सबसे पहले डेट्स की बात करते हैं। डेट्स की बात यहां पे हम करें तो इसका फॉर्म जो है वो खुलेगा आपका 18 जुलाई 2022 को और 7 अगस्त 2022 का आपका आखिरी डेट होगा इस फॉर्म को भरने का। इसके एग्जामिनेशन डेट की बात करूं तो अभी यहाँ पे नहीं लिखा गया है, नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, सितंबर के मिड से सितंबर के एंड तक इसका आपका एग्जामिनेशन होगा। तो सितंबर के महीने में आपका पेपर होने वाला है। काफी कम दिन बचे हैं, इसीलिए कोर्स भी रिकमेंड कर रहा था मैं। हो गई डेट्स की बात। अब हम एप्लीकेशन फीस के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे जनरल, OBC और EWS के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फीस है और 150 रुपये एप्लीकेशन फीस है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो हमने देख ली एप्लीकेशन फीस। अब हम पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, पोस्ट में जो ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट है उसके अंदर 3 अलग अलग तरीके की यहाँ पे नौकरियां हैं। तीनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी नौकरी है वो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए RDBS यानी रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस। 161 पोस्ट है यहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा सर्विस है, इसको राजभाषा अधिकारी भी आप समझते होंगे, जो IBPS बैंक के बैकग्राउंड से आते हैं। 7 पोस्ट है। उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड डी प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, यहाँ पे आपका 2 पोस्ट है। जो ये लास्ट वाली पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पोस्ट के लिए जो 2 पोस्ट है इसके अंदर कोई भी यहाँ पे एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स का भी देने की जरूरत नहीं है। ऊपर के 2 को ही आपको बस पेपर देने हैं। नीचे वाला बिना एग्जामिनेशन के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है। अब हम ऊपर के 2 पोस्ट की बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला पोस्ट है ना RDBS के अंदर 161 पोस्ट है, लेकिन इसके अंदर 15 पोस्ट और हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैटेगरीज के। उन 15 के अंदर हर पोस्ट के अंदर कितनी कितनी सीट्स है ये अभी नहीं पता चला है। ये पता चलेगा 17 तारीख को या 16 तारीख को जब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हालांकि नहीं है।
ठीक है। तो उस 15 के 15 पोस्ट में से सबसे पहला जो पोस्ट होगा वो आपका है जनरल का, यानी उसको कोई भी जनरल क्वालिफिकेशन वाला भर सकता है और नौकरी भी वो जनरल है, और बाकी जो नीचे है वो सारी स्पेसिफिक नौकरियां होंगी, वो 14 के 14, ठीक है। तो 15 नौकरी हमारी हो गई पहले कैटेगरी के अंदर। उसके बाद हमारी राजभाषा अधिकारी 16 नौकरी, और हमारा प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस 17वां नौकरी। तो 17 अलग अलग तरीके के यहाँ पे नौकरियां हैं, तो 17 अलग अलग तरीके के क्वालिफिकेशन के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने देख ली कि 3 तरीके की यहाँ पे नौकरियां हैं, और पहली नौकरी के अंदर 15 तरीके की अलग अलग नौकरियां हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम कितनी नौकरियों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पिछले साल से पिछले साल तक ना आप सारे के सारी नौकरियों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते थे, 3 फॉर्म भर के सबके लिए अप्लाई कर सकते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। अब से क्या होने वाला है कि आप इन सारी नौकरियों में से किसी एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या सीन है, अगर आपने आरडीबीएस के लिए अप्लाई किया है तो आप राजभाषा के लिए नहीं कर सकते। सिक्योरिटी को आप अलग लेके चलिए, उसके लिए आप कर सकते हो। राजभाषा में अप्लाई कर दिया तो आरडीबीएस नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया। अब आरडीबीएस पे आ जाते हैं। आरडीबीएस के अंदर 15 तरीके की नौकरियां हैं, उन 15 में से किसी एक ही को अप्लाई आप कर सकते हो। जनरल कर दिया तो बाकी नहीं कर सकते, और बाकी में से एक कर दिया तो जनरल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हो, और एक ही सब आपको जो कैटेगरी है उसके लिए फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने सपोज फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए नौकरी अप्लाई की आरडीबीएस के अंदर और राजभाषा भी सोच रहे हो भर दोगे तो नहीं भर सकते, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, ये जरूरी था जानना। तो इसी बात से हम आ जाते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, और सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज भी यहाँ पे 2 तरीके का है। पहली और दूसरी पोस्ट में जो एज का क्वालिफिकेशन है वो है 21 से 30 साल, यानी 21 से 30 ईयर्स तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज का रिलैक्सेशन जैसे आपका 3 साल 5 साल का मिलता है ओबीसी को, SC/ST को, वैसे यहाँ पे सारे कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे 3rd पोस्ट के ऊपर, जो कि हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर है। सिक्योरिटी ऑफिसर के 2 पोस्ट है, जिसके अंदर आपकी एज की रिक्वायरमेंट है 25 से 40 साल, यानी 25 से 40 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एज का क्राइटेरिया। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इस देश में कहीं के भी नागरिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये नौकरियां हैं, ठीक है। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे जो हमारी पहली नौकरी मैं आपको बताया था आरडीबीएस, इसके अंदर 15 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। तो 15 अलग अलग तरीके के एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आरडीबीएस के अंदर जो 15 नौकरियां आ रही हैं, सबसे पहला पोस्ट जो जनरल का है ना, 161 पोस्ट हमारा आरडीबीएस का है। तो जो जनरल वाला पोस्ट है उसके अंदर कम से कम नहीं तो 75 से 80 सीट्स उसी के अंदर होंगे। बाकी सारे पोस्ट में 2-2, 3-3, 4-4 करके डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सीट्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट वही है। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो उसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट वो अप्लाई कर सकता है, बस उसके ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। अगर आप SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 55% मार्क्स भी आपको चलेगा, ठीक है। तो योगी ग्रेजुएशन की बात, अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% नहीं आए थे, लेकिन आपने किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये होगी ग्रेजुएशन की बात। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं थे, लेकिन आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पीजी के अंदर आपके 55% मार्क्स हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 50% है। तो या तो ग्रेजुएशन में 60% हो, नहीं था तो पोस्ट ग्रेजुएशन में या तो 55% मार्क्स हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो इस जनरल वाली कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो कि सबसे अच्छी नौकरी इसके अंदर यही है। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें से कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपने PhD कर रखा है, ठीक है, तो भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। PhD किया हुआ है तो कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। इसके अंदर मैं जो भी जॉब की बात करूँ ना, कहीं पर भी अगर आपने करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है, पत्राचार से किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। आपने 10+2 स्कीम से नहीं पढ़ा है, 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया फिर बीटेक किया, तो भी आप चाहो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तीसरी बात, यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल 5 साल फेल होकर के पास हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, बस परसेंटेज आपके होने चाहिए। चौथी बात यह है कि परसेंटेज जो यहाँ पर आपका दिया गया है, ये परसेंटेज आपका ऑनर्स का मार्क्स
या फिर आपके नॉर्मल मार्क्स में से कौन सा दिया गया है? ये वो मार्क्स दिया गया है जो आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। मार्कशीट के अंदर आपके ऑनर्स के मार्क्स अलग लिखे हो सकते हैं और आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन के मार्क्स अलग लिखे हो सकते हैं, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट में अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स लिखे हुए हैं, ऑनर्स के नहीं लिखे हुए हैं, तो आप उसी को अपना बेस मान के चलोगे, उसी को भरोगे। लेकिन अगर आपके ऑनर्स के मार्क्स मिला करके लिखे हुए हैं तो आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट को ही बेस माना जाएगा। जो उसमें लिखा हुआ है वो आपके परसेंटेज पास होना चाहिए, पार होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो और हाँ, एक डाउट और है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप ये फॉर्म जिस दिन लॉन्च होगा ना, 17 को लॉन्च होगा, 17 जुलाई से भरना स्टार्ट करोगे, 18 जुलाई से पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने चीज़ बताई आपको, ये सारी की सारी जो नीचे 15 नौकरियां है ना, सब में ये कॉमन है। अब देखिए, अब नीचे बची 14 नौकरियां, इन सबको मैं एक एक करके बताऊंगा ना, सबके क्वालिफिकेशन लग जाएगा 1 घंटा। कॉमन बता देता हूँ आपको, जो ये 50%, 55% वाला जो मैं आपको बताया ना, वो सारे के सारे अंदर कॉमन है, बस डिग्री का रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे कि एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे आप ध्यान से देखना। हमारी जो नेक्स्ट नौकरी है वो है एग्रीकल्चर की, और उसके नीचे है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। एग्रीकल्चर के अंदर क्या चाहिए आपको? एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ, बैचलर डिग्री नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर में ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री था 55% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका 5% का रिलैक्सेशन दोनों में ही दिया हुआ है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। ये आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली सेम जो हमारा जनरल वाला है वैसा ही है, बस डिग्री उस ऊपर वाले में कोई भी चलती थी, यहाँ पर स्पेसिफिक चाहिए, ऐसे ही नीचे सारा ही पोस्ट में चाहिए। स्क्रीन पे देखिए आप, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर अगेन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए 60 से ऊपर, और PG होगा तो 55 से ऊपर। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी सेम है, फिशरीज के अंदर भी सेम है, फॉरेस्ट्री के अंदर भी सेम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपका जो डिफरेंट आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके नीचे जो प्लांटेशन है, लैंड डेवलपमेंट है, वाटर रिसोर्स, सब कॉमन है, डिफरेंस आता है बस फाइनेंस में। फाइनेंस में आपको आपकी जो डिग्री है, बैचलर डिग्री फाइनेंस में हो, BBA किए हुए हो, BCom किए हो, वो तो आपका हो गया। उसके अलावा आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है या फिर आपने MBA किया है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके अगर फाइनेंस की कोई भी डिग्री है ना, बैचलर डिग्री फाइनेंस की, तो भले उसका कुछ भी नाम हो और उसमें 60 से ज़्यादा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इस पोस्ट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंस वाले पोस्ट के लिए, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ उनके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है CA के लिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं CA को कहूँगा, पहला जो जनरल वाला पोस्ट है ना, उसको अप्लाई ना करके इसको करना। पहले वाले का कट ऑफ जाएगा 60, तो इसका जाएगा 25, बहुत कम कट ऑफ जाएगा। CA लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट, जो कि आखिरी है। इसमें आपका जो है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आपके अगेन वही कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो, BCA आपने किया हो या फिर BTech किया हो, अप्लाई कर सकते हो। 60 से ऊपर है तो, नहीं है तो आपने अगर MCA किया हुआ है या फिर मास्टर डिग्री लिया हुआ है, MSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, MTech किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। 55% से ज़्यादा मार्क्स आपके थे तो। ठीक है, जो नोटिफिकेशन में पढ़ रहा हूँ ना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके और डिटेल में अच्छे से चीज़ों को देख सकते हो। और एक बात आपको बता दूं कि जितने भी आपको 60% दिख रहे हैं ना, पिछले साल से स्टार्ट हुआ। इससे पहले ना इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था, 50% ही होती थी, और कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 45% होता था। तो ये जो जंप किया हुआ है 10% का, ये पिछले साल के नोटिफिकेशन से किया हुआ है, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RDBS कैटेगरी के अंदर जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो। अब हम आ जाते हैं राजभाषा सर्विस के अंदर। राजभाषा सर्विस तो नाम है, इसके अंदर जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है राजभाषा अधिकारी। ये बेसिकली ट्रांसलेशन वाली नौकरी होती है, बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, बट इसको लेना आसान होता है। क्वालिफिकेशन पार कर जाओ ना तो कट ऑफ बहुत इसका आसान होता है। तो चलिए इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। इसके अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में से ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मीडियम ये है, ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ में हो सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 60% से ज़्यादा मार्क्स आपके थे, और ग्रेजुएशन के 3 साल में से, या फिर आपका 4 साल का हो, 5 साल का, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें से कम 2 साल इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मतलब एक साथ हो, जरूरी नहीं है। मान लो आपने BTech किया, फर्स्ट ईयर में आपने इंग्लिश पढ़ा, सेकेंड ईयर में इंग्लिश पढ़ा, थर्ड और फोर्थ ईयर में एक साल आपने हिंदी पढ़ा, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो कोई भी आदमी उसने ग्रेजुएशन डिग्री की है, अगर किसी ने BA हिंदी कर रखा है, किसी ने BA इंग्लिश कर रखा है,
तो वो तो अप्लाई कर ही सकता है। अभी खैर इसके अंदर एक और क्वालिफिकेशन है, इस आधे क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो तो कर ही सकता है। बट अगर आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन भी था और कम से कम 2 साल इंग्लिश और हिंदी दोनों आपने पढ़ाई की है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक और डिग्री है, तो अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है ट्रांसलेशन में, किसमें, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी के अंदर आपने कम से कम 1 साल वाला डिप्लोमा किया हुआ है, वोकेशनल कोर्स नहीं चलेगा, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने ना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था इंग्लिश में और आपके ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट था और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में है 60% मार्क्स से ऊपर और ग्रेजुएशन डिग्री में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट था, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन में आपको कह रहा हूं सब्जेक्ट था वो कम से कम 2 साल होना चाहिए। तो आपको समझ में आया, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इंग्लिश या हिंदी किसी में भी और 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं और आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश या हिंदी, उसी के हिसाब से अगर हिंदी से पीजी है तो इंग्लिश में और इंग्लिश से पीजी है तो हिंदी में आप कम से कम 2 साल पढ़े हो अपने ग्रेजुएशन डिग्री में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट को। मुझे पता है बहुत टिपिकल है, बट जो लोग अप्लाई कर पा रहे होंगे ना भाई, इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई मत करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजभाषा आधिकारिक एलिजिबिलिटी। अब हम आ जाते हैं हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर। सिक्योरिटी ऑफिसर का बहुत ही सिंपल है, कोई एंट्रेंस भी नहीं है और कोई डिग्री भी नहीं चाहिए। अगर आप एक कमीशन्ड ऑफिसर थे आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, कम से कम 5 साल से ज़्यादा आपकी नौकरी होनी चाहिए एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। शॉर्ट सर्विस कमीशन से आपका छोटा हो चल सकता है, आपने रिटायरमेंट लिया हो, वीआरएस लिया हो चल सकता है, आपको फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से निकाला गया आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपको इनडिसिप्लिन की वजह से निकाला गया आप नहीं अप्लाई कर सकते। जो नॉर्मल तरीके से नौकरी आपकी गई हो तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए 40 साल तक ही इसका एज का दिया हुआ है कि अगर एक कोई बंदा फौजी बन रहा है 15 साल 14 साल में उसका रिटायरमेंट कर देते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद, तब भी वो अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म के लिए। और रिलैक्सेशन भी आपकी यहाँ पे और अवेलेबल है 40 साल के ऊपर भी। तो ये आपको समझ में आया कि प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर है उसका यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में। अब हम आ जाते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बात करते हैं और सैलरी के बारे में बात करते हैं। सैलरी के बारे में यहाँ पे काफी ज्यादा डाउट है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ ना तो नॉर्मल इसका बेसिक मिला दूं, डीए मिला दूं और भी आपके छोटे मोटे अलाउंसेस मिला दूं जो आपके पे स्लिप में आएंगे, उन अलाउंसेस को मिला करके इसकी सैलरी लगभग 68,000 से 69,000 के आसपास बनती है। लेकिन यहाँ पे उसको पेट्रोल के पैसे अलग मिलते हैं, ट्रैवलिंग के पैसे अलग मिलते हैं, भतेरे अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो नाबार्ड को मिलते हैं, जो कि उसकी नौकरी में भी उसको ज़रूरत पड़ती है। 150 लीटर 200 लीटर मिलता है जिसका कीमत आज के डेट में 20,000 22,000 15,000 ऐसे अमाउंट हो जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से राज्य में हो। तो आपको अगर आप दिल्ली वगैरह में हो, अगर आप जितने भी अच्छे शहरों में हो, मुंबई को छोड़ करके, तो 150 आपको लीटर का तेल का पैसा मिलेगा, मुंबई में 200 लीटर का पैसा मिलेगा और उसके अलावा बाकी शहरों में आपको 100 लीटर का पैसा मिलेगा। तो मरे से मरे हालत में 100 रुपये तो चल रहा है रेट, तो आपको 10,000 रुपये तो वहीं एक्स्ट्रा मिल गए। और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं बच्चों से लेकर के हर एक चीज़ के लिए। अगर आपके बच्चे हैं, शादी कर लेते हो, बच्चे मिल जाते हैं, तो 7,000 रुपये हर एक बच्चे पे आपको अलाउंस मिलेगा यहाँ पे एजुकेशन का। ठीक है, हर एक चीज़ का यहाँ पे अलाउंसेस है, भरा हुआ है नौकरी अलाउंसेस से। और आपको इंटरनेट का हो चाहे मोबाइल का बिल का हो, हर चीज़ को पैसा 2-2 3-3 हज़ार आपको देंगे। 3,000-3,500 रुपये कुछ आपको वो खाने के लिए देंगे, मील देंगे, मतलब जो आप दिन भर में आपको खाना है उसका अलग से अलाउंसेस देंगे। ये कुल मिला करके ना 20-25 हज़ार रुपये हो जाता है। लेकिन इनके ऊपर टैक्स भी कट जाता है, प्रॉब्लम ये है। तो टैक्स कट कुटा करके आप ये समझ के चलिए, अगर आप अच्छे शहर में पोस्टिंग आपकी है, दिल्ली में अगर आपकी पोस्टिंग है, तो आप ये लेके चलिए 85,000 80,000 के आसपास आपकी सैलरी आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, और घर भी साथ में मिल जाएगा। घर नहीं लोगे तो सैलरी और बढ़ जाएगी आपकी। तो आप ये समझ सकते हो कि सैलरी 1 लाख भी टच कर सकती है अगर आप घर नहीं लेते हो। तो घर ले लोगे तो 80,000 तक आपकी सैलरी आएगी अलाउंसेस को मिला के। बट चूंकि जो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कन्फर्म 70,000 रुपये वो सैलरी मैं कह सकता हूँ कि मरे से मरे हालत में कुछ भी हो जाए, परले आ जाए, 70,000 रुपये मिलेगा, सारे अलाउंसेस भी खत्म कर दे तब भी। तो बहुत अच्छी नौकरी है, बैंक पीओ से ऊपर लेवल की नौकरी है ये। आपका RBI ग्रेड B से नीचे लेवल की नौकरी है।
सेबी की जो नौकरी होती है, नाबार्ड की नौकरी होती है, ये हमारी एक लेवल की सारी नौकरियां हैं। वो टॉप है सबसे आरबीआई, उसके बाद हमारी यही आती है, उसके बाद हमारा आता है एसबीआई पीओ, उसके बाद नॉर्मल बैंक पीओ, उसके बाद क्लर्क्स आते हैं। तो ये हो गया टोटल आपको स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में भी नाबार्ड बहुत बेहतरीन नौकरी है, बहुत हायर लेवल तक आप इसके अंदर जा सकते हो। इससे ऊपर लेवल की रिक्रूटमेंट एक ग्रेड बी की होती है, डायरेक्ट मैनेजर की, उसको छोड़ दिया जाए तो इससे बड़ी रिक्रूटमेंट कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द टॉप नॉच क्वालिटी की नौकरी है इस देश में। आपको मैंने बताया स्टेट बैंक पीओ से भी ऊपर आप रख सकते हो इस नौकरी को, जो कि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोगों से मिलना है, एग्रीकल्चर के अंदर बैंकिंग की अवेयरनेस को बढ़ाना है गरीबों में, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ये इसका मेन फंक्शन है, बना ही इसलिए था ये बैंक। तो ये हो गया हमारा जॉब प्रोफाइल और बाकी डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी यहाँ नौकरी लगने वाली है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला हमका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, रिटन जो कि होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। सेकंड हमारा होगा मेंस एग्जामिनेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव सब होगा। उसके बाद होगा हमारा इंटरव्यू। तो टोटल हमारे 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे जिससे गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेप 1 को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न। इसके अंदर टोटल आपके 8 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहला पेपर होगा आपका रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद आपका इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद कंप्यूटर होगा और क्वांट होगा 20-20 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स। उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये लास्ट ईयर से ऐड हुआ है, उससे पहले कभी नहीं होता था। पहले इंग्लिश आपका होता था 40 मार्क्स का, अब वो हो गया है 30 का, और 10 यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अलग से कर दिया है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज है। उसके बाद हमारा नीचे है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये दोनों 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स सॉल्व करने के मिलेगा आपको 2 घंटे। तो 200 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स, और आपको टोटल 120 मिनट मिलेंगे। सेक्शन वाइज नहीं, पूरा कम्युलेटिव आपको मिलेगा इकट्ठा। तो आपको समझ में आया क्वांट का कोई वैल्यू नहीं है, रीजनिंग का कोई वैल्यू नहीं है, इंग्लिश का वैल्यू यहाँ पे है क्योंकि मेंस के अंदर भी है। तो आप समझ रहे होगे ओवरऑल कि यहाँ पे इंफोसिस मेन जो ये 80 नंबर के नीचे के 2 सब्जेक्ट है ना, इनका है 200 में से 80 नंबर तो आपके वही है। और वो आपका क्वांट वीक भी होगा, चल जाएगा, 5 नंबर भी स्कोर कर दोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। और मैं ये हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन में भी साफ साफ आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग सेक्शन कौन सा है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट और डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे बस क्वालिफाइंग है। नीचे लिखा है मेरिट लिस्ट किस पे बनेगी, जनरल अवेयरनेस पे बनेगी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज पे बनेगी, एग्रीकल्चर पे बनेगी, रूरल डेवलपमेंट पे बनेगी। तो समझ रहे हो, ना कि ऊपर के पे बनेगी मेरिट लिस्ट, नीचे वालों पे ही बनेगी। वो बस क्वालिफाइंग है, आपको बस पास करना है। मेंस में छांटने के लिए बस वो पेपर ले रहे हैं, ठीक है। और ये पूरे का पूरा पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगा, प्री हो चाहे मेंस हो। मेंस पे आ जाते हैं। मेंस में हमारा 3 पैटर्न है। आरडीबीएस के अंदर मैंने आपको बताया था, एक तो जनरल कैटेगरी की नौकरी है और एक बाकी एल्स 14 नौकरियां हैं। उसके बाद राजभाषा अधिकारी है। तो 3 पैटर्न क्या चीज़ के हैं, सोशल वाले में तो हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर में तो है ही नहीं, तो 3 इसी का है। आरडीबीएस में जनरल के लिए एक है मेंस का पेपर, बाकी अदर्स के लिए एक अलग पेपर है, और राजभाषा के लिए एक अलग पेपर है। तो 3 अलग पेपर तो एक ही देना है आपको, 3 अलग अलग तरीके के पेपर्स हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करें। वैसे स्ट्रक्चर तीनों का सेम ही है। आप चलिए देखते हैं आरडीबीएस में जनरल का एक बार देखते हैं मेंस का पेपर। तो आरडीबीएस जनरल में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा जनरल इंग्लिश का, आपका ये डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, 90 मिनट मिलेगा आपको और आपको टाइप करना पड़ेगा। पेपर 2 होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज का। इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आधा घंटा मिलेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, 6 क्वेश्चन आपको दिया जाएंगे जिसमें 4 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट मिलेगा आपको, 1.5 घंटा। और डिस्क्रिप्टिव होगा ये आपका, इसको आपको टाइप करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपका ये होगा। और बाकी 2 पैटर्न भी एकदम सेम ही है। बस जो मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक और सोशल इशूज का जो पेपर होगा उसके जगह जो आप स्पेसिफिकली भर रहे होगे ना उसका होगा। राजभाषा अधिकारी का उसी का स्पेसिफिकली जो भर रहे होगे वो होगा। फिशरीज भरोगे तो फिशरीज का होगा, एग्रीकल्चर से भरोगे तो एग्रीकल्चर का होगा। चलिए एक बार स्क्रीन पे आप देख ही लीजिए इसको। जो आपको मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है, पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट का पहला जो आपका जनरल इंग्लिश का होगा एकदम सेम ही है। नीचे लिखा है आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का। वही 6 क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करने हैं, सेम उसी टाइप का। अब राजभाषा अधिकारी में भी सेम वही हमारा पैटर्न है और कोई भी डिफरेंस यहाँ
पे नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे इंटरव्यू होगा वो होगा टोटल आपके 50 मार्क्स का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। हाँ है, पोस्टिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंस हो जाएगा इस मार्क्स का, मेरिट लिस्ट तो इससे पहले ही आपके तैयार हो जाएगी। तो ये हो गया टोटल हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। जो इन तीनों प्रोसेस से गुजर जाएगा ना, वो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे और उसके बाद उसकी नौकरी लगेगी। तो इसके अलावा और कोई भी आपका यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि बुक्स के आखिर कौन सी किताबें से पढ़ी जाए इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। कोई सिंगल किताब आप मार्केट में बहुत मिल रहे हैं, कोई मत लीजिए, कोई किताब काम नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत टफ पेपर है, एक बुक से नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप डाउनलोड करो, वरना मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, मेरे को आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर नोवा निखिल सर्च कर लेना, वरना मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किताबों के ऊपर। किताबों में सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट का। क्वांट के लिए यहाँ पे अगर आपको बहुत सारे पेपर्स की तैयारी करते हो, सारे बैंक्स की तैयारी करते हो, हर एक चीज़ की तैयारी करते हो, तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि क्वांट के लिए आप एसेंशियल क्वांट वाले किताब परचेस कर लीजिए, जो कि सारे बैंकिंग सेक्टर आपका कवर हो जाएगा, चाहे आरबीआई हो, सेबी हो, हमारा ये हो, और आईबीपीएस हो, एसबीआईपी हो। तो एसेंशियल क्वांट बेस्ट बुक रहेगा इन सारे एग्जामिनेशन के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको आंख बंद करके ले लो, बहुत अच्छी किताब। क्वांट के बाद हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर जो बुक है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है, आर.एस. अग्रवाल की एशांत पब्लिकेशन की, आंख बंद करके ले सकते हैं, इतनी मोटी किताब है। लेकिन चूंकि वो इतनी मोटी है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पतली किताब का आपको ऑप्शन देता हूँ। तो एसेंशियल रीजनिंग करके किताब है, बहुत अच्छी किताब है, कुछ भी इसके अंदर कमी नहीं है, हर एक चीज़ दिया हुआ है जो आपके एशांत वाले में है, वो हर चीज़ इसके अंदर A to Z दिया हुआ है। किताब पतली है, रेट भी सही है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों में से देख लेना, जो आपको अच्छी लगे आप मंगवा सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश अगर आपका ठीक ठाक है, आप समझ लेते हो इंग्लिश, तब तो रामबाण किताब एसेंशियल इंग्लिश की है, आंख बंद करके परचेज कर लीजिए, उससे अच्छी किताब नहीं है। किसी भी इंग्लिश की तैयारी आपकी हो जाएगी, कोई भी एग्जामिनेशन हो इस देश का, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश फटीचर हालत में है, समझ में भी नहीं आता कुछ भी, हिंदी अगर आप लिखा हो तो बस वही समझ सकते हो, तो आप लूसेंट की इंग्लिश परचेस कर लीजिए, उसमें इंग्लिश को हिंदी में समझाया गया है, हिंदी में लिख लिख करके इंग्लिश को समझाया गया है, वो आप परचेस कर लेना, वो भी बहुत अच्छी किताब है। अब बात करें कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के लिए पतली सी किताब आती है, दिशा पब्लिकेशन की आती है, यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, बेस्ट किताब है, आप आंख बंद करके ले लो, उससे अच्छी किताब नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल है। अब हम आ जाते हैं मेन बुक्स के ऊपर, जो कि आपको पढ़ के हालत खराब होगी और उनके बारे में रेट्स भी उनके थोड़े ज़्यादा हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डिसीजन मेकिंग का, 10 मार्क्स का पेपर है। डिसीजन मेकिंग का आप कुछ भी मत पढ़िएगा बाहर से, डिसीजन मेकिंग के बारे में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या होगा, मैं आपको सिलेबस में थोड़ा सा वो समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि डिसीजन मेकिंग के लिए कोई बुक मत लीजिएगा, फालतू पैसे वेस्ट होंगे। मेरे टेलीग्राम पे मैं आपको एक PDF डाल दूंगा, जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग के 5-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस कॉमन सेंस से वो सॉल्व हो सकते हैं, एक बार बस आपको देखना है। तो अब वहाँ पे मैं डाल दूंगा PDF, आप वहाँ पे देख सकते हो, टेलीग्राम पर नोवा निखिल सर्च कर लेना, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे लूसेंट की आप बुक परचेस कर सकते हो, हालांकि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, स्टैटिक पार्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आता, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ और इस टाइप की चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन आप परचेस कर सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएगा वो है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस की किताब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भर भर के बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पर भी आएगा। एक और पेपर आपका इकोनॉमिक्स का, वहाँ पर भी चीज़ें आपकी आएंगी, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी उसके सिलेबस में है, वहाँ पर भी आएगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस की किताब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, 50 बार रिकमेंड कर चुका हूँ, आंख बंद करके ले सकते हो, बेस्ट बैंकिंग अवेयरनेस की किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और पतली भी बहुत है। बैंकिंग अवेयरनेस की किताब हो गई। अब हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स के अंदर बैंकिंग क्रॉनिकल्स की 6 मंथ की आपको एडिशन परचेस करनी है, वरना प्रतियोगिता दर्पण की 6 महीने की एडिशन करनी है। बैंकिंग क्रॉनिकल्स की 6 महीने की कर लो, प्रतियोगिता दर्पण करोगे ना तो इकोनॉमिक्स एडिशन वाली करना 6 महीने की, इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको जो तीसरी बुक पढ़नी है वो है योजना पढ़नी है। योजना कितने महीने की पढ़नी है? 6 से 7 महीने की योजना पढ़नी है। कहाँ से मिलेगी? मेरी टेलीग्राम ग्रुप में आप थोड़ा सा ऊपर जाना, मैं पिछले 10 महीने की डाल चुका हूँ वहाँ पे योजना मैगजीन, जो है सरकारी मैगजीन निकलती है, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसीज आती है उसके अंदर डलता है, मैं वहाँ पे डाल चुका हूँ। आप थोड़ा सा ऊपर करना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा योजना, जो नया योजना आया होगा मैं वो भी आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ से आपका ये काम चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट, इससे आपका काम चल सकता है।
अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल इश्यूज का बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक तो आपको योजना पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आपकी इकोनॉमिक्स की बुक मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। इकोनॉमिक्स की आईएएस के लिए किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की, काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसको परचेस कर सकते हो। एक बहुत अच्छी किताब है, मतलब बहुत सारी नौकरियों की तैयारी भी हो जाएगी, इसकी भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारी किताबें महंगी और इन डेप्थ वाली आएंगी इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। तो ये हमारा हो गया, एक तो हमारा ये तरीका हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हमारा हो गया इंडियन इकोनॉमिक्स का। सोशल इश्यूज के लिए अलग किताब लेना पड़ेगा आपको। इंडियन सोशल सिस्टम करके किताब आती है राम आहूजा की, वो किताब को बेस्ट माना जाता है इस नौकरी के लिए, वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। महंगी किताब है, थोड़ी मोटी भी है और महंगी किताब है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आपको इस सोशल इश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने का मन हो रहा है, जो कि मैं कहूँगा पढ़ लीजिए क्योंकि मेंस में ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप बहुत सारी अलग अलग तरीके की मैगजीन्स भी अगर पढ़ रहे हो तो भी आपका काम चल जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा पकड़ है तो भी आपका काम चल जाएगा। मैगजीन्स में आपकी प्रतियोगिता दर्पण अप्रोच पढ़ते हो, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो, आपने कुरुक्षेत्र पढ़ा हुआ है 5 महीने का 6 महीने का, कुरुक्षेत्र भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ये सब टाइप की आपकी चीज़ें पढ़ रखे हो तो आपका सोशल इश्यूज़ का पार्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए बुक मैंने आपको बता दी। इन सारे बुक से प्री और मेंस दोनों का आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि हमारा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है। एग्रीकल्चर के लिए भी 2 किताबें हैं, दोनों में से किसी एक को आप परचेस कर लेना जो सस्ती हो। पहली किताब जो आपकी है वो है एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, द रोल ऑफ नाबार्ड, NABRD की है। सेकंड हमारी है NABRD एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर। ये दोनों किताबें महंगी है, 800-900 रुपए की हैं, बहुत महंगी किताबें। इन दोनों में से किसी एक को आपको परचेस करना पड़ेगा, उसी से आपका एग्जामिनेशन का ये पार्ट कवर होगा। इनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो ये सारी हमारी किताबों की बात हो गई। इसके अलावा आपको कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। किताबों को परचेस करने के बाद में टॉप कर जाओगे आप, बहुत अच्छा रैंक लेकर जाओगे, बहुत बेहतरीन पोस्टिंग होगी। ये ऐसी किताबें नहीं है कि जो मैं आपको बताया हूँ कि आप पढ़ के बस किसी तरह पास हो पाओ। इनको पढ़ने के बाद आप टॉप कर सकते हो एग्जामिनेशन, ठीक है। योगी किताबों के बाद अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस में सबसे पहले रीजनिंग को देखते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले टॉपिक है आपका पजल। पजल के बाद है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद साइलोजिज्म, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपका वर्बल रीजनिंग का है वो है, इनइक्वालिटीज, मिसलेनियस, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सिलेबस। उसके बाद हमारा क्वांट है। क्वांट में पहला टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिकल क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज। अर्थमेटिक के अंदर हम आ गए हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क और ट्रेन के 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के आ गए। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्लॉज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल और न्यू पैटर्न के जो आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, हैमोनिम्स है वो भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का कोई ऐसा सिलेबस नहीं है खास। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, ये 3 है। कंप्यूटर का क्या है कि जनरेशन पढ़ना है आपको, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और आपका नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, DBMS, MS ऑफिस, इंटरनेट, ये सब शॉर्टकट्स वगैरह ये सब आपको पढ़ने, कोई खास इसके अंदर सिलेबस नहीं है। अब हम सिलेबस देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का। इसके अंदर जो आपका सिलेबस है, पहला टॉपिक है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, उसके बाद पॉपुलेशन ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर ही, उसके बाद है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। और रूरल डेवलपमेंट में आपका पहला टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट, और रूरल डेवलपमेंट में आपका एक ही टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो, और वरना लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। हर एक चीज़ की जो भी इस वीडियो में अब तक बोला हूँ सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये हमने देख लिया सिलेबस। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले RDBS में जनरल कट ऑफ देखें तो आपको 53.50 कट ऑफ है, एग्रीकल्चर का 46.25 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 40 है। देख सकते हो बहुत कम कट ऑफ इनका नहीं जा रहा है, बट आप देखो फिशरीज का कट ऑफ 22 है,
बहुत कम कट ऑफ गया हुआ। लैंड डेवलपमेंट और सॉइल साइंस का 20.75 कट ऑफ है। अब देख रहे हो कितना कम कट ऑफ जाता है। और राजभाषा अधिकारी है, उसका कट ऑफ आपका है 23.5। ये सब जनरल कट ऑफ बता रहा हूँ और ओबीसी का नहीं बता रहा हूँ, बट ये कट ऑफ सुन करके आप ऐसे मजे मत लेना। बहुत टफ पेपर होता है, कट ऑफ स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। और इस बार कट ऑफ आपके इससे हाई ही रहने वाले हैं। आप 60 के आसपास जनरल का लेके चलो। आरडीबीएस की कैटेगरी, आरडीबीएस में जनरल के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूँ, 60 के आसपास आप लेके चलो, काफ़ी कट ऑफ रहेगा हाई आपका। तो आई थिंक सारी डिटेल्स हमने देख ली है। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपका ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।